एन्युइटी बहुत ही वाइटल टॉपिक है, ध्यान से देखो। सॉरी, स्क्रीन शेयर। कॉपी रेडी रखो और लिखना चालू करो। ओके, तो टॉपिक इज एन्युइटी। ओके, वर्ड आप लोग पहले भी सुने होंगे, एन्युइटी। सबसे पहले एन्युइटी कब करेंगे तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे आगे कुछ 2-4 थियोरेटिकल मैटर बात करेंगे। तो चलो एग्जाम्पल लिखो। ए पर्सन wants to withdraw। बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? क्या सबको बोर्ड शो हो रहा है ना? हाँ सर। Yes. A person wants to withdraw rupees 500 at the end of each year, at the end of each year for 5 years, for 5 years. If interest rate is 10% per annum, calculate the amount that should be deposited today, देखो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व ना मतलब 1 मिनट में हो सकता है। एक शॉर्टकट वे है। शॉर्टकट वे जो है वही फॉर्मूला वाइज वही भी है, मतलब फॉर्मूला मैटर से भी वो सॉल्व होता है, इसीलिए शॉर्टकट में हो जाते हैं। लेकिन पहले इसको मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा, आप पहले इसको अंडरस्टैंड करो। आंसर कितना जल्दी आ रहा है इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में पहले ध्यान दो, आंसर ऐसे ही आपको बाद में कभी भी आप भूल भी जाओगे ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही आपको बचा सकता है। लेकिन अगर आप फटाफट आंसर देने का कोशिश करोगे तो हो सकता है आज दे दो लेकिन कल ना दे पाओ, इसलिए ऐसा कुछ सीखो ताकि हमेशा दे पाओ। आंसर निकालना इजी है सर कॉम्पेरेटिवली, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप एन्युइटी का मतलब देखो, एन्युइटी कैसे समझ में आएगा। यहाँ पर एक दूसरा पहलू आता है कि कब एन्युइटी होगा और कब डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग होगा, क्वेश्चन पढ़ के समझना जरूरी हो जाता है। द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि विच क्वेश्चन बिलोंग्स टू कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग एंड विच क्वेश्चन बिलोंग्स टू एन्युइटी, ये कॉन्सेप्ट समझने में ही बहुत लोगों का टाइम निकल जाता है। इसके लिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि प्लीज कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। A person wants to withdraw rupees 500 at the end of each year for 5 year। अब पॉइंट समझना, ये जो पॉइंट है ना, wants to withdraw rupees 500 at the end of each year, मतलब हर साल के एंड पे वो 500 रुपया करके उठाएगा, एवरी ईयर के एंड पे। ये जैसे ही आपको ऐसे कुछ नजर में आए ना कि एवरी ईयर के एंड में, एवरी मंथ के एंड में, तो आप समझ लेना, और एक सिमिलर अमाउंट होगा, एक सिमिलर अमाउंट होता है। ठीक है, तो एवरी ईयर के एंड पे, एक एवरी मंथ के एंड पे अगर एक सिमिलर टाइप ऑफ अमाउंट या फिर एक सीरीज ऑफ अमाउंट, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा सिमिलर हो, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिकली अमाउंट चेंज भी हो सकता है, लेकिन एक सीरीज ऑफ अमाउंट आपको अगर मिल रहा है इन द एंड ऑफ ईच ईयर, परमानेंटली आपको मिल रहा है फॉर 5 ईयर लगातार, अगर इंटरेस्ट 10% है तो कैलकुलेट करो कि आज कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो जैसे ये एवरी ईयर एंड ऑफ ईच ईयर हो गया ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एन्युइटी है,
क्योंकि आप हर साल के एंड में 500 उठाना चाहते हो 5 साल तक। तो आज अगर आप कितना जमा करोगे तब जाके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको 10% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, एंड तब जाके आप डेली हर ईयर के एंड पे 500 उठा सकते हो। तो पहले इसका ना ग्राफिकल ड्रॉ करो एक बार प्लीज मेरे साथ, एक ग्राफिकल ड्रॉ करो। आप आज 0 ईयर में खड़े हो, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 0 ईयर में आप आज खड़े हो, तो आपका ये कैलकुलेशन करने से पहले ना आप इसका बेसिक कैलकुलेशन देखो। अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता तो भी आप इस कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हो। यहाँ यहीं पर आता है इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। हाँ, यहीं पर आता है इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट। आप किसी भी तरह का इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट को यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, जब आप 0 ईयर में हो, दिस इज योर प्रेजेंट ईयर, ठीक है, आपको 1 ईयर बाद 500 चाहिए आफ्टर दी 1 ईयर। तो 0 और 1 के एंड पे ही आता है ना 1 ईयर का एंड, इसलिए मैं 5 को 0 में नहीं, मैं 1 के एंड पे लिखा। आपको बात समझ में आ रहा है? 0 से 1 मतलब क्या, ये पूरा 1 साल बीत चुका। 0 से 1 मतलब 1 साल बीत चुका, 1 से 2 मतलब और 1 साल, 2 से 3 मतलब और 1 साल, 3 से 4 मतलब अनदर 1 ईयर, एंड 4 to 5 मतलब अनदर 1 ईयर। तो 1 ईयर के एंड में 500, इसीलिए आपने 500 को 1 के नीचे लिखा। आपका मतलब समझ में आया ना? 2 के नीचे 500, 3 के नीचे 500, 4 के नीचे भी 500, एंड 5 के नीचे भी 500। दैट मीन्स आपको हर साल के एंड में 500 चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? अब आप देखो कि आज अगर आज आप सोच रहे हो कि मुझे 1 ईयर बाद 500 लगेगा। टुडे, आज आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ खड़े होके सोच रहे हो, ठीक है, कि 1 ईयर बाद मुझे 500 झपकना है। ये देखो हाथ ऐसे एकदम लपक के लेना चाहता है। हाँ, एकदम भूत का हाथ जैसे बन गया कि वो 500 एक साल बाद लेना चाहता है। तो आज वो कितना जमा करेगा? तो 500 जब उसको चाहिए 1 साल बाद, तो उसको क्या कैलकुलेट करना चाहिए? उसको कैलकुलेट करना चाहिए कि 500 डिवाइडेड बाई 1.1। सर ये क्या हो गया? सर 10% इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। ओके, तो 10% का मतलब क्या, कैलकुलेट तो करना आपको आता है कि जब भी 10% दिया जाता है तो आपको उसको क्या करना चाहिए? 10/100 करना चाहिए। तो क्या आ जाता है 10/100 करने से? 0.1 आता है। और आपको पता है कि 0.1 इज हमारा इंटरेस्ट अमाउंट, और उसके साथ आपको क्या ऐड करना चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपका अल्टीमेट आंसर ये क्या हो जाएगा? 1.1। ठीक है, तो 1.1 कहां से आया, समझ में आया? प्लीज इसको पहले बताना कि हाउ वी कैलकुलेट 1.1। बाद में ये मत बोलना कि सर 1.1 कैसे आ गया, समझ में नहीं आया। तो ये आपका, ये मैं पहले दिन से समझा रहा हूं। मतलब जब भी आपको इंटरेस्ट दे दे, आप इंटरेस्ट को तोड़ दो और फिर वहां से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके उसको पॉइंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया कि अगर आप 10% इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर आप 1 रुपया लगाते हो, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 1 रुपया डालने से 1 रुपया 10 पैसा आता है। दैट्स वाई 1.1 एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है 1.1 का। 1 रुपया डालने से 1 रुपया 10 पैसा, दैट इज 10 पैसा वापस आता है। ओके सर, समझ में आया? तो 500/1.1 करके कितना अमाउंट आता है, करके देखो तो। करीब 454.54 ऐसा समथिंग अमाउंट आएगा। मुझे थोड़ा बताते रहना कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा कैलकुलेशन। नेक्स्ट इज 500 डिवाइडेड बाई 1.1 होल स्क्वायर। थर्ड ईयर के एंड पे आपको अगर 500 चाहिए तो आपको आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 500 डिवाइडेड बाई 1.1 होल टू द पावर क्यूब। अगर आपको इसका हर एक का कैलकुलेशन करके बताना कि 1.1 होल स्क्वायर सेकेंड ईयर का कितना आंसर आ रहा है, थर्ड का कितना आ रहा है, फोर्थ का आ रहा है कितना, फिफ्थ का कितना आ रहा है। 500 डिवाइडेड बाई 1.1 होल टू द पावर 4। और मेरे यहाँ पर थोड़ा शॉर्टेज ऑफ एरिया हो गया, मैं ऊपर वाला हिस्सा को थोड़ा फटाफट हटा देता हूँ। आपको बात समझ में आ रहा है ना?
बेसिकली आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हो 500 बाई 1.1, यहाँ आप कैलकुलेट कर रहे हो 500 बाई 1.1 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप कैलकुलेट कर रहे हो 500 बाई 1.1 होल क्यूब, यहाँ आप कैलकुलेट कर रहे हो 500 बाई 1.1 होल टू द पावर 4, एंड यहाँ आप कैलकुलेट कर रहे हो 500 बाई 1.1 होल टू द पावर 5। आपको बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब हर एक साल में मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% का क्यों देता है? आपको मैं स्टार्टिंग क्लास में इंटरेस्ट समझाया था। इंटरेस्ट अगर आपको याद है कि बैंक आपको 10%, वाई बैंक शुड पे यू 10% इंटरेस्ट? वाई? ये बेसिक, ये आप रिस्क एरिया में तो नहीं दिए होंगे। वाई बैंक शुड पे? क्यों बैंक को आपको 10% इंटरेस्ट देना चाहिए? एनीवन, आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्यों बैंक मुझे 10% इंटरेस्ट दे रहा है और इसका मतलब क्या है? बैंक आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा कट जा रहा है, बताओ। डिंकी, ज्योति, सৈকত, कोई तो बताओ। मौसुमी, कि बैंक हमें ইনফ্লেশন বিট করার জন্য। थैंक यू मौसुमी, थैंक यू। टू बीट द इन्फ्लेशन, थैंक यू। टू बीट द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को बीट करना है। एटलीस्ट इन्फ्लेशन को अगर बीट तो करना मुश्किल है, बट एटलीस्ट टू कोप अप विथ, एटलीस्ट टू कोप अप विथ, ताकि हम लोग इन्फ्लेशन के साथ लड़ सके, ठीक है। इसी दैट इज द रीजन कि हम भी बैंक से इंटरेस्ट ज्यादा चाहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेस्ट क्लास में, इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं। इन्फ्लेशन प्रीमियम, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपको 10% क्यों दिया जा रहा है। और इसका और एक पहलू भी है कि आप अगर आज 500 आपके हाथ में है और आप इसको 10% में डिस्काउंट कर रहे हो, ये आपका जीरो में आप खड़े हो, तो ये आपका प्रेजेंट टाइम है। लेकिन आपको 1 ईयर बाद 500 चाहिए, यू नीड 500 आफ्टर 1 ईयर, you need 500 after 2 year, you need 500 after 3 year, you need 500 after 4, and you also need 500 after 5, ठीक है। बट हर एक केस में आपका 10% से डिस्काउंट हो रहा है। क्यों डिस्काउंट कर रहे हो आप? क्योंकि अगर आप बैंक में 10% रेट में रख रहे हो, तो अगर बैंक आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 500 रुपया रिटर्न दे रहा है 10% रेट में, दैट मीन्स 10%, मतलब अगर आप आज के रेट में देखो तो वो 10% से घट रहा है। मतलब 10% का नेक्स्ट ईयर का वैल्यू आज ऑब्वियसली कम होगा। 10% का 500 रुपया का जो वैल्यू आज है आपके हाथ में, मतलब एक साल बाद जो है 10% डिस्काउंट करोगे तब जाके तुमको आज का वैल्यू जो होगा वो कम ही ना होगा। सिंपल समझो, 454.54 अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो और बैंक आपको 10% इंटरेस्ट देता है, तभी जाके आपको एक साल बाद 500 मिलेगा। इसका मतलब हम सिंपल समझ सकते हैं कि 500 का एक साल पहले का वैल्यू, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन 10% है तो 454.54, if the market inflation rate is 10%, then today if I have 500 rupees, but the real value of 500 before 1 year is 454.54, because the market value of the market interest inflation is 10%. हेलो, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट अमाउंट आ जाएगा आपका करीब 413.22, ऐसा करके आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लो एक बार प्लीज। ये हो जाएगा 375.65 के आसपास, ये हो जाएगा 341.50, एंड ये हो जाएगा आपका 310.46। सबको अगर आप, हाँ बोलो। বলছি টোটালটা কি 1895.39? एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ है, 1895.38 और 39 समथिंग। ओके, तो बेसिकली अगर आप 1895.39 आज मार्केट में डालते हो, ठीक है, इफ यू इन्वेस्ट टुडे दिस अमाउंट 18.95, दिस अमाउंट अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो आप 10% रेट में अगला 5 ईयर, अगला 5 साल तक आप देख सकते हो कि 5 साल में 1 2 3 4 5,
मतलब करीब 500 into 4, दैट मीन्स नियर अबाउट 2000 के आसपास ने आपने उठाया। लेकिन इसका मतलब क्या, 2000 माइनस 1895 तो कितना हो जाता है, 2000 माइनस 1895 नियर अबाउट 105 आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, नियर अबाउट 105 आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिला। इसका मतलब ये बेसिकली इसी 10% के कारण आपका अमाउंट बढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये अमाउंट आप एक बार में नहीं ले रहे हो, ये आप एन्युइटी के थ्रू से ले रहे हो, हर मंथ या हर साल के बेसिस में ले रहे हो। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि हर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकाला। एक साल बाद 500 का आज का वैल्यू कितना, 2 साल बाद 500 का वैल्यू आज कितना होगा, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है, अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो 10% इन्फ्लेशन रेट में 2 साल बाद जब मुझे 500 का वैल्यू, आज मेरे पास पॉकेट में 500 है तो उसका 2 साल पुराना वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू। ओके, 3 साल बाद 500 का वैल्यू कितना है 370, 3 साल पहले का 500 का वैल्यू 375, 4 साल पहले का 500 का वैल्यू 341, 5 साल पहले का 500 का 500 का वैल्यू इज 310। तो अल्टीमेटली आप अगर आज टोटल कुल मिला के 1895 यहाँ पर डालते हो 0.39, तो आप पर मंथ पर ईयर 500 करके उठा सकते हो पर ईयर। तो मुझे बस इतना बताओ कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ सर। ओके, ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट जैसे मैंने समझाया वैसा ही लिख लेना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, लेकिन इसका शॉर्टकट है। मतलब क्यों शॉर्टकट जरूरी है, अगर मानो कि यहाँ 5 के जगह 25 होता तो क्या आप 25 तक ऐसा ऐसा करते जाते क्या, तो ये बहुत ही लेंदी होता। लेकिन एग्जाम में ऐसा सम्स आता है तो हार्डली 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन आता है, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो सकता है तो फिर कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करके 5 हो सकता है, वो भी और कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। तो आप उसके लिए इतना लंबा तो नहीं कर सकते ना, 2 पेज 3 पेज 25 साल तक करते जाओगे क्या। तो वी हैव अ शॉर्टकट फॉर दैट, उसका कुछ एनुइटी का फॉर्मूला है। कोशिश करेंगे जितना कम हो सके फॉर्मूला याद करने का, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला के याद करने का जरूरत हो सकता है। ओके, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो मैं आपको आगे लेके जाता हूं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो एक पॉइंट लिखो, देयर आर अ नंबर ऑफ learnings and outcome, नहीं आउटकम नहीं, learnings and refinement लिखो, learnings and refinement। learnings and refinement from this simple example, जो एग्जाम्पल आप लोगों ने ऊपर में किया उसी एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूं। देयर आर नंबर ऑफ लर्निंग्स एंड रिफाइनमेंट फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपको पूरा इंटरेस्ट का खेल समझ में आ रहा है कि बैंक जो इंटरेस्ट हमें पे करता है और हमें जो इंटरेस्ट का बदले में हमें उसको बैंक अकाउंट में लेके खुश होते हैं, लेकिन उसके पीछे का राज आपको समझ में आ रहा है कि कौन क्यों इंटरेस्ट देता है और कौन क्यों इंटरेस्ट लेता है और इन्वेस्टमेंट का जरूरत क्या है। ओके, एन्युइटी रेफर्स टू, लिख लो प्लीज, एन्युइटी रेफर्स टू कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? बैकग्राउंड में नॉइज कर रहे हो? नहीं तो म्यूट करो, अगर कुछ पूछना नहीं तो प्लीज म्यूट इट, अगर पूछोगे तो पूछ सकते हो। एन्युइटी रेफर्स टू सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट। एन्युइटी रेफर्स टू सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 500 का एक सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट था, 500 500 500, 1000 1000 1000, 2000 2000 2000, मंथली मंथली मंथली। या तो पेमेंट करोगे या तो विथड्रॉ करोगे, या तो पेमेंट करोगे या फिर विथड्रॉ करोगे, मतलब बेसिकली इन्वेस्ट करोगे या विथड्रॉ करोगे।
दोनों केस में, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट में बात करेंगे कि इन्वेस्ट करने के टाइम पे क्या किस तरह से हिसाब होना चाहिए और विथड्रॉल करने के टाइम पे क्या हिसाब होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, विथड्रॉल का हिसाब कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, सेकेंड बुलेट, सॉरी थर्ड बुलेट, ये फर्स्ट बुलेट था, सेकेंड बुलेट एंड नाउ थर्ड बुलेट। इन एग्जाम सिचुएशन we should solve this sum with the help of present value annuity factor, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं PVAF। ध्यान रखना एग्जाम टाइम में कभी कभी क्वेश्चन में गिवन भी रहता है PVAF का जो अमाउंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्काउंटिंग टेक्निक में PVIF बात कर रहे थे, डिस्काउंट में क्या बात कर रहे थे, डिस्काउंट में बात कर रहे थे PVIF का। डिस्काउंटिंग फैक्टर को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहते हैं और एन्युटी फैक्टर को प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस, ए एंड आई का डिफरेंस है, समझना इसको, ठीक है। ए एंड आई का डिफरेंस है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ध्यान रखना, छोटा छोटा पॉइंट है। ओके सर, समझ में आ रहा है। ओके, अभी हम लोग सम्स को एग्जाम सिचुएशंस की तरह सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एकदम फटाफट सॉल्व होगा, बेसिकली कैलकुलेटर में 2 मिनट भी नहीं लगता, अगर समझ में आ जाए तो। ओके, अब इसी का भी एक छोटा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फटाफट कर लेते हैं, मैं आपको समझाता हूं क्यों ग्राफ है, जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। 3, 4, 5 हमारे पास इतना ही टाइम है, 5 साल का पूरा खेल है। इन दिस पूरा 5 ईयर में हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, PVAF कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। सपोज आपको 1 साल बाद मिलेगा 1 रुपी, आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट 1 रुपी, ओके। आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट 1 रुपी, 2 साल के बाद भी आपको मिलेगा 1 रुपी, 3 साल के बाद भी आपको मिलेगा 1 रुपी, 4 साल के बाद भी आपके पास है 1 रुपी, 5 साल के बाद भी आपके पास है 1 रुपी, ओके। अब आपके पास हर एक ईयर के एंड में 1 रुपी है, लेकिन उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे। मार्केट में इंटरेस्ट कितना है, 10%। इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि इन्फ्लेशन है 10%। मार्केट में इंटरेस्ट 10% आपको पेमेंट किया जा रहा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन है 10%। आप बैंक इंटरेस्ट से ना इन्फ्लेशन का हिसाब लगा सकते हो, एक कॉमन सेंस लगा के। इसका मतलब अगर 1 का वैल्यू 1 साल पहले 1.1, 1/1.1 है ना, 1 रुपया व 1 साल बाद का वैल्यू, 1 रुपया जो मुझे 1 साल बाद मिल रहा है उसका वैल्यू कितना है, 1/1.1। सिमिलर वे में 2 साल बाद जो 1 रुपया मुझे मिल रहा है 1/1.1 होल स्क्वायर। इन सिमिलर वे में 1 रुपीज जो मुझे 3 साल बाद मिल रहा है 1.1, 1/1.1 होल क्यूब। फोर्थ साल के एंड में 1.1, सॉरी मेरे यहाँ पर थोड़ा शॉर्टेज ऑफ एरिया है, आप समझ गए ना क्या चल रहा है, 1/1.1 होल टू द पावर 4 एंड सिमिलर वे में 5 साल के एंड में 1/1.1 होल टू द पावर 5। आप लोग मेरी तरह मत लिखना, ठीक है, एक सीरियली लिखना मैटर को, ठीक है, सीरियली लिखना, सीरियली मैटर को लिखना ताकि एकदम प्रॉपर वे में रहे। इस तरह से 1/1.1 इक्वल्स टू 1/1.1 होल स्क्वायर, 1/1.1 होल क्यूब, 1/1.1 होल 4 एंड 1/1.1 होल 5। अब लोग इस तरह से पूरा पैटर्न को लिखना। अच्छा, इसका आंसर लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ, इस पर ग्राफिकली मैं आपको सिखा दिया कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन 1 रुपी 10% है तो 1 साल का, आज अगर आपके पॉकेट में 1 रुपी है, ठीक है, आज अगर 1 ईयर बाद आपके पास एक 1 रुपी है तो उसका वैल्यू क्या होगा,
सेकेंड ईयर में आपके पास 1 रुपी है और मार्केट इन्फ्लेशन 10% है, तो आपका 1 रुपी का क्या वैल्यू होगा आज के रेट में। अगर थर्ड ईयर के एंड में आपके पास 1 रुपी है तो आज के रेट में उसका वैल्यू क्या होगा। एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट जिस तरह से हम लोग ओल्ड मतलब इससे पहले वाला एग्जाम्पल को 500 को सॉल्व किए थे, ठीक है। तो इसका कुछ आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा 3 पॉइंट, अगर आप लिख के यहाँ पर करोगे ना, करके देखना, तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा 3.7908। ये जो 3.7908 है ना, इसको ही कहते हैं PVAF। दिस इज एग्जैक्टली योर PVAF। अब हम आपको सिखाएंगे इसका शॉर्टकट में PVAF को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, फॉर्मूला वाइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अपना कैलकुलेटर हाथ में लो और ये 3.7908 आप फटाफट कैलकुलेटर में सॉल्व करो। जो आप लोग यहाँ पर लिख के किया ना अमाउंट को, सिमिलर वे में मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर में बताता हूँ एनुइटी कैलकुलेशन कैसे होता है। 1.1 क्यों समझ में आया ना, 10% इंटरेस्ट है तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1.10 प्लस 1 मतलब अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट 1.10। तो आप बस 1.11 अपने कैलकुलेटर में लगाओ 1.1, देन आपको डिवाइड देना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है ना। आप प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो डिवाइड करोगे, फ्यूचर वैल्यू करोगे तो इनटू या मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो 1.1 दो बार डिवाइड लगाना, 2 टाइम्स डिवाइड लगाना, नॉर्मल है, 2 की जगह 3 भी लगा सकते हो, नो इश्यू इज देयर, 4 भी लगा सकते हो, डिवाइड काउंट नहीं होता। तो 1.1 दो बार डिवाइड करने के बाद देन आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके कैलकुलेटर में जीटी है, ठीक है, इफ योर कैलकुलेटर हैव जीटी फंक्शन, आप बात समझ रहे हो ना, अगर आपके कैलकुलेटर में जीटी फंक्शन है तो आपको जीटी यूज करोगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप बस इक्वल 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 ऐसा कितना बार दोगे, कितना बार दोगे, 10 टाइम्स, मतलब सॉरी 5 टाइम्स, जितना टाइम्स का आपका कैलकुलेशन है। अगर आपके कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में जीटी फंक्शन है, ठीक है, अगर जीटी है देन इक्वल 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 5 टाइम्स, देन बस जीटी टाइप कर देना, मतलब जीटी जो है जीटी फंक्शन है तो जीटी को लिख देना, तो वैल्यू आपका आ जाएगा PVAF। कैलकुलेट करके देखो, जिसके कैलकुलेटर में जीटी है वो लोग कैलकुलेट करके मुझे देख के बताओ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जीटी फंक्शन के साथ हो गया, जीटी फंक्शन है सर। आपके कैलकुलेटर में जीटी फंक्शन था। हाँ। ओके, जिसके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है वो क्या करेगा, ठीक है, 3.7908 आ रहा है, अगर किसी का नहीं आता तो प्लीज मुझे बताना। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी का जीटी नहीं है तो वो क्या करेगा, तो उसको क्या करना चाहिए, 1.1 डिवाइड तो उसको भी करना है, बट वो देखो वो एक चीज कर सकता है, डिवाइड के बाद डिवाइड 2 बार करने के बाद इक्वल्स टू एम प्लस, देखो एक मेमोरी प्लस का ऑप्शन है कैलकुलेटर में, एक बार इक्वल दबाना फिर मेमोरी प्लस दबाना, इक्वल्स देन एम प्लस, इक्वल्स देन एम प्लस, ओके, इक्वल एम प्लस ये एक बार, फिर सेकेंड टाइम इक्वल एम प्लस, मतलब इक्वल एम प्लस एक पूरा का पूरा घटना एक बार कंप्लीट होगा। अब 1.1 देन डिवाइड फिर इक्वल दबा के एम प्लस एक बार पूरा करो, फिर सेकेंड टाइम फिर से इक्वल एम प्लस, मतलब जब तक आप एम प्लस नहीं दबाते हो ना तब तक आपका काउंटिंग पूरा नहीं होना चाहिए। इक्वल एम प्लस सेकेंड काउंट, दिस इज द फर्स्ट काउंट, सेकेंड काउंट इक्वल एम प्लस, थर्ड काउंट। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से कितना बार करोगे, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। देखो ऐसा करके लास्ट में क्या करना है, आफ्टर दैट MRC आपके कैलकुलेटर में होगा, मेमोरी रिकॉल, MRC का मतलब होता है मेमोरी, एम प्लस का मतलब मेमोरी प्लस, एम माइनस का मतलब मेमोरी माइनस, ठीक है, मेमोरी माइनस का ऑप्शन अभी यूज नहीं करना है, आपको मेमोरी प्लस का ही ऑप्शन यूज करना है। इक्वल्स एम प्लस एक बार, इक्वल्स एम प्लस 2 बार, इक्वल्स एम प्लस 3 बार, ऐसा अगर 5 टाइम्स से जितना पावर में है, टाइम्स का मतलब जो पावर में होता है, अगर 20 टाइम्स है तो आपको 20 टाइम्स ही करना पड़ेगा, ओके, अगर 25 टाइम्स है तो 25 टाइम्स ही करना पड़ेगा, तो जितना पावर में होगा उतना बार आपको करना है और फिर आपको मेमोरी रिकॉल करना है। बड़ा आसान तरीका है, एक बार आदत हो जाएगा, नो इश्यू इज देयर, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम को, एनी काइंड ऑफ फैक्टर को आप कैलकुलेट कर सकते हो।
तो कोई करके मुझे बता रहे हो कि आ रहा है कि 3.7908? हाँ सर। हाँ सर। 10% रेट का 5 साल में 10% 5 साल में कितना हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर? 3.7908। ये इस सिस्टम से, ये विदाउट जीटी कैलकुलेशन, जिसके कैलकुलेटर में जीटी है नहीं, ओके। और विद जीटी में क्या करना है, मतलब ये विदाउट जीटी। और जिसका जीटी है, जिसके कैलकुलेटर में जीटी है, उसका थोड़ा इजी है तो तरीका। 1.1 देन डिवाइड 2 बार दबाओ, फिर इक्वल्स 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 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 5 बार है तो 5 बार, 5 टाइम्स देन जीटी, ओके। तो ये है पीवीएफ कैलकुलेट करने का तरीका। मैं सबको एक बार पूछूंगा, डिंकी क्लियर है? डिंकी, डिंकी, रोशनी, सबको क्लियर है ना? ओके। डिंकी का आवाज नहीं आ रहा है। डिंकी तो है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या डिंकी को? ओके, शिवम सैकत को तो आ जाएगा, रौनक को आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके सर, तो ये पॉइंट समझ में आया कि पीवीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे ही आपका पीवीएफ कैलकुलेट होना सीख जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली अब आगे का काम बहुत ही आसान है। जो सम हम लोगों ने नॉर्मल थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में किया, उसी को भी हम लोग सिंपल पीवीएफ सिस्टम से सॉल्व कैसे करेंगे। मतलब जो सम्स एकदम स्टार्टिंग में आपने एग्जांपल में लिया कि 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो आप लोग सिंपल एंड में आंसर लिखो। उसी क्वेश्चन का शॉर्टकट आंसर क्या होगा, तो शॉर्टकट मतलब विथ यूज ऑफ पीवीएफ कैलकुलेट करके, तो आंसर ऐसा हो जाएगा, हेंस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर मत लिखो यहाँ पर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स टू annuity amount, present value of annuity equals to annuity amount into PVAF। ठीक है, बेसिकली एकदम बेसिक फॉर्मूला यही है, एन्युटी अमाउंट इनटू पीवीएफ। एन्युटी अमाउंट कितना है आपका 500 है ना, कि आपको ईच ऑफ द ईयर के एंड पे 500 चाहिए था, तो दैट्स व्हाई 500 इज योर एन्युटी अमाउंट। और आपका पीवीएफ का जो वैल्यू है आपने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 3.7908, ओके 3.7908। मैं जो तरीका आपको लिखा दिया आप लोगों ने लिख लिया होगा, ताकि कभी भी आपको कहीं कोई भी कैलकुलेटर मिल जाए कॉमर्शियल लेवल में तो नो प्रॉब्लम इज देयर। तो आपका आंसर इसमें फिर से आ जाएगा, देखो 1895.38 और 9 ऐसा कुछ। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मुझे प्लीज बताओ। तो लिटिल बिट ट्रिकी एरिया है, आ गया, ओके। इसका मतलब वो जो हम लोगों ने ब्रॉडर मेथड, मतलब वो जो तरीका हमने स्टार्टिंग में लिया था 5 साल का पूरा एकदम आपको समझाने के लिए, आप एग्जाम सिचुएशंस में वो वाला यूज नहीं करेगा। इन द एग्जाम सिचुएशन यू शुड यूज दिस मेथड, ठीक है। एग्जाम सिचुएशन में आपको यही वाला यूज करना है। स्टार्टिंग में मैंने जो आपको सिखाया दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ओके। एग्जाम सिचुएशन यू शुड सॉल्व लाइक दिस, सॉल्व इन दिस मैनर, ओके। उसमें आपको पीवीएफ कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। अगर ये गिवन रहेगा तो डायरेक्ट इनटू कर देना, अगर ये गिवन है तो डायरेक्ट इनटू कर देना, ठीक है। चलो सर एक सम्स करो, पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। चलो एक सम्स करो मेरे साथ। लिखो क्वेश्चन लिखो प्लीज। सबको साउंड आ रहा है क्या? सबको मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। Okay. We wish to withdraw
₹200 for every 6 month. We wish to withdraw ₹200 on every 6 month. On कर दो. On every 6 month for 7 years. The first withdrawal to the 6 months, the first withdrawal to the 6 months from now. From now. If interest rate is 16% per annum compounded semi annually, what would be the amount? What would be the amount required to be deposited today? Question clear है? We wish to withdraw ₹200 on every 6 month. हर 6 महीने में in every 6 month we want to withdraw ₹200 for 7 years. मतलब coming 7 years करना चाहते हैं. The first withdrawal to the मतलब एकदम फाइनेंशियल स्कीम होता है ना, ऐसा LIC एजेंट वगैरह, म्यूचुअल फंड एजेंट वगैरह आपको ऐसा ही सब सुनाते हैं. ठीक है, तो कंपनी जो कैलकुलेशन करते हैं उनका हिसाब आप लोग एज ए फाइनेंशियल अकाउंटेंट, एज ए CEO ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द कंपनी, ये सब आपको ही फाइनेंशियल मॉडलिंग करने के टाइम पे तय करना है. ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझना. तो आप विथड्रॉ करना चाहोगे 200 करके हर 6 महीने में फॉर 7 years. द फर्स्ट विथड्रॉल टू द 6 months फ्रॉम नाउ. ठीक है, पहला मतलब अभी आज से लेके पहला विथड्रॉल होगा ठीक आज से 6 months later. If interest rate is 16% per annum compounded semi-annually, what would be the amount required to be deposited today? क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. मुझे तब से डिंकी का आवाज नहीं आ रहा है. क्या डिंकी को मेरा साउंड नहीं जा रहा है क्या? Sir, 1648.85. 1648.85. हाँ ठीक है. ओके डिंकी, ठीक है. हाँ सही आंसर दिया मौसमी आपने. मौसमी का आंसर सही है 1648.85. ये आंसर जिसका नहीं आया वो लोग ट्राई करो, 2 मिनट टाइम है हाथ में. 1648.85 ये सही आंसर है, मौसमी ने दिया. जिनका नहीं आया आ गए, वेरी गुड. जिनको अगर कोई प्रोफार्मा बनाना चाहते हो तो प्रोफार्मा बना सकते हो. मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको कैसे ड्राइंग करके भी आप कर सकते हो, मतलब माइंड मैप बना के. बेसिकली समझ लो मैटर को. जिसको थोड़ा वीकनेस आ रहा है कि नहीं हो नहीं पा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, तो 1 ईयर के एंड में आपको मतलब बेसिकली आपको हर 6 मंथ्स में आपको 200 चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको 200 रुपया चाहिए 6 मंथ्स बाद. मैं यहाँ पर इसको 7 साल में आपको बेसिकली 14 टाइम्स करना है. मैं वो मैटर आपको बताता हूँ, लेकिन आपको बेसिकली करना क्या है कि 200 रुपया का वैल्यू आज कितना है, तो आपको करना चाहिए 200 बाई 1.16. सिमिलर वे में यहाँ पर फिर से 200, यहाँ भी 200,
यहाँ भी 200, यहाँ पर भी 200, यहाँ पर भी 200, यहाँ पर भी 200। आपको ऐसा चाहिए तो 200 का वैल्यू 2 साल बाद 200 है, मतलब आफ्टर 2 years it will be 200, then what will be the today's value? तो 200 by 1.16 होल टू द पावर 2। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन बना लो, ठीक है। आप कॉपी में रहेगा ना तो बाद में कभी भी देखोगे, यू कैन इजीली पुट डाउन इनटू द फॉर्मूला। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट से आप माइंड मैप एक बार ड्रॉ कर लो। मैं आपको डायरेक्ट आंसर करके दिखाता हूं। इस तरह से आप माइंड मैप ड्रॉ कर लो। मैं आपको आंसर फटाफट कैसे बनाना चाहिए आपको मैं शो कर रहा हूं। आंसर ऐसा होना चाहिए, इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा देखने में होना चाहिए। हेंस प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे लिखोगे, हेंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इक्वल्स टू annuity amount into PVAF। अब यहां पर सवाल है सर PVAF तो पता नहीं है, वही तो कैलकुलेट करना है। तो एन्युइटी अमाउंट इंटू PVAF मतलब अमाउंट इंटू PVAF आपको चाहिए। तो यहाँ पर साइड में आप छोटा सा एक पॉइंट आउट कर लो, इजीली हो जाएगा। देखने में कुछ ऐसा होना चाहिए। इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 16, लेकिन सर आपका एवरी 6 मंथ्स का है ना, दैट मीन्स इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो रहा है ना। 16% ऐसे बोल के भी रखा, इंटरेस्ट रेट इज 16% पर एनम। कॉम्पाउंडेड कैसे बोला, सेमी एनुअली बोला, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, कॉम्पाउंडेड सेमी एनुअली बोला है। तो 16% एनुअल इंटरेस्ट है, सेमी एनुअल इंटरेस्ट चार्ज होगा तो क्या कर लोगे, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 8%। तो आपका इफेक्टिव रेट हो जाएगा 8% के वाइज, और आपका हिसाब कुछ ऐसा हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 7 साल में हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना बार चार्ज होगा, in the whole 7 years how many times you will charge interest in half yearly basis? It will be 14 times, है ना। 7 years में 2 बार करके करोगे तो 7 into 2 करके 14 टाइम्स ही ना होगा। आई थिंक यहीं पर बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था। 200 200 200 आपको कितना बार मिलेगा, अप टू 14 टाइम्स तक मिलेगा। तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, 200 का आज का वैल्यू, 200 का आज का वैल्यू, 200 का आज का ताजा खबर, समझ में आ रहा है ना, 200 का आज का वैल्यू। तो हर एक केस में आपको मैटर को ताजा बनाना है। आगे क्या होगा या पीछे क्या होगा नहीं, आज क्या है। 14 साल बाद मुझे 200 रुपया करके मिलेगा, ठीक है, 14 टाइम्स बाद, सॉरी 14 टाइम्स में, मतलब 7 इयर्स में 14 टाइम्स के अंदर मुझे 200 मिलेगा, लेकिन उसका टुडेज वैल्यू, आई नीड अ प्रेजेंट वैल्यू। हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू। इसको इस तरह से लिखे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे सिस्टम को, PVAF ऐसे करके करो, लिखना ऐसा, PVAF ब्रैकेट दो एक 8% कॉमा 14, ये होना चाहिए आपका इक्वेशन। ऐसा ही होता है इक्वेशन, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर 8% कॉमा 14, तो आपका फैक्टर हो जाएगा 8.2442। ये फैक्टर आया किसी का, मौसमी का आया, है ना, 8.2442 ये फैक्टर आना चाहिए। सोईकौत आ रहा है, सोईकौत 8.2442। तो 8.2442 कैसे आएगा, सिंपल करो सर, बस एन्युइटी करना है। मैं अगर फिर से आपको एक बार याद दिलाता हूँ, आगे आगे और याद नहीं दिलाऊंगा। आपको क्या करना चाहिए, 8% को आपको डिवाइड करना चाहिए। तो बेसिकली आप 8% को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, तो आपका अमाउंट कुछ हो जाएगा 1.08। तो आपको क्या करना चाहिए, दिस 1.08 आपको कैलकुलेटर में लगाना है, 1.08 देन डिवाइड, ओके, डिवाइड करके अगर जीटी है तो बस 14 टाइम्स इक्वल मारो, ओके, इक्वल 14 बार और देन जीटी, ओके, तब आपका फैक्टर जो आएगा वो आपका हो जाएगा 8.2442। और नॉर्मल केस में अगर जीटी नहीं है, नॉन जीटी केस में क्या होगा, इक्वल्स टू एम प्लस देन एमआरसी मतलब मेमोरी रिकॉल करके भी आपका जवाब आ जाएगा 8.2442। तो आपका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। एन्युइटी अमाउंट था आपका कितना, 200। अब 200 के साथ 8.2442 ऐड करोगे तो आपका जवाब आ जाएगा जैसे कि इसने बताया था
1648.84 और 85 ऐसा समथिंग कुछ आएगा अप्रोक्स। बताओ सर, क्लियर है एन्युटी का ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है? ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है सर। सर समझ में आ रहा है सर? बताओ। हाँ सर। यस सर। ओके, डिंकी का आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है डिंकी, अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं आगे दूसरा प्रॉब्लम में जाता हूं। आई होप कि सबको क्लियर है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर रहा हूं। ज्योति क्लियर है? ज्योति? हाँ सर। हाँ हाँ। ओके ज्योति। तो ये है एन्युटी। ओके, ये एन्युटी का जो था ये था सिंपल एन्युटी। ये जो अभी हम लोग कर रहे थे इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। क्या करते थे, क्या कर रहे थे? सिंपल नहीं बोलेंगे इसको, जो हम लोगों ने अभी करके आया उसको कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। प्रेजेंट हेडिंग कर लेना, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। मैंने लिखाना भूल गया, अब वहां पर एकदम स्टार्टिंग वाला सम्स के ऊपर ही लिख लेना एन्युटी लिख के, देन सब हेडिंग में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी लिख लेना। ठीक है, अभी हम लोग कुछ दूसरा नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, तो उससे पहले एक नोट लिख लो प्लीज। बुलेट देके एक नोट लिखो। द टू एग्जाम्पल्स, लिख रहे हो? लिखो मेरे साथ। द टू एग्जाम्पल्स that we have done above are of ordinary annuity। ठीक है, इसको ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। मतलब नॉर्मली एन्युटी वैसा ही होता है, ऑर्डिनरी एन्युटी ऐसे ही एन्युटी आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा, जो दोनों एग्जांपल हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। दैट इज लिखना, दैट इज एन्युटी where payments are annuity where payments are starting at the end of every period, at the end of every period। तो ऑर्डिनरी एन्युटी किसको कहता है, आपको समझ में आया? टू एग्जांपल्स दैट वी हैव डन अबव आर ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या हो गया? दैट इज द एन्युटी वेयर पेमेंट्स आर स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड। इसको कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, एमसीक्यू बेस्ड में भी पूछता है, और ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब डायरेक्ट पूछ लेते हैं, डिफाइन ऑर्डिनरी एन्युटी। So this is a simple ordinary annuity, or example you have already done. Okay, there is पैरा चेंज करके लिखो इसी में। There is another type of annuity. There is another type of annuity known as annuity due, known as annuity due।
known as annuity due, where payments are starting at the beginning. Payments are starting at the beginning of every period. The present value of annuity could be formed by common sense. Could be found by common sense. ठीक है, ये जो सेकेंड टाइप ऑफ एन्युटी के बारे में मैंने अभी चर्चा किया, अनदर टाइप ऑफ एन्युटी, इसको क्या कहते हैं? एन्युटी ड्यू कहते हैं. इसको कहते हैं एन्युटी ड्यू. दिस इज नोन एज एन्युटी ड्यू. पॉइंट टू बी नोटेड. हाँ, एन्युटी ड्यू where payments are starting at the beginning of every period. The present value of annuity could be found by common sense. तो अभी देखेंगे हम लोग कि ये इस तरह का एन्युटी होता क्या है और किस तरह से हम लोग कॉमन सेंस लगा के एन्युटी ड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलो मेरे साथ साथ चलो. आप लोगों ने लिख लिया तो मैं एग्जाम्पल में जाऊं? हाँ सर. ओके, मैं इरेज करता हूं. अगर कभी किसी का लिखना हो नहीं होता ना तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल. अच्छा, ये एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल है जो सम्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे ना एकदम स्टार्टिंग में, दैट इज 500 वाला. ठीक है, वही वाला सम्स है. आप लोग बस उसका सामने वाला अमाउंट जोड़ देना. अच्छा ठीक है, लिख लो. ए पर्सन, लिख लो. ए पर्सन wants to withdraw wants to withdraw 500 at the beginning of each year. Beginning of each year. Beginning of each year. Beginning of each year. Starting today. Starting today. समझ में आ रहा है पहला सम्स और इसमें क्या डिफरेंस है? 500 is to be withdrawn. अच्छा, यहाँ पर एक चीज withdrawn 500. A person wants to withdraw 500 at the beginning of each year. To be withdrawn 5 times. Withdrawn 500. A person wants to withdraw 500 at the beginning of each year. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दो ना प्लीज. फॉर 5 टाइम्स, यहाँ लिख दो फॉर 5 टाइम्स. स्टार्टिंग टुडे. स्टार्टिंग टुडे से पहले फॉर 5 टाइम्स थोड़ा ऐड कर देना प्लीज. समझ में आया ना? फॉर 5 टाइम्स ये वर्ड ऐड कर देना. फॉर 5 टाइम्स. ओके, 5 बार. ए पर्सन वांट्स टू विथड्रॉ 500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 5 टाइम्स स्टार्टिंग टुडे. तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो प्लीज आप लोग मेरे साथ इसको सोल्यूशन ड्रॉ करो. ध्यान से देखो कि क्या छोटा सा एकदम थीन लाइन होते हैं. 0 ईयर, 1 ईयर, 2, 3, 4. ओके, 4. 5 मैंने लिखा नहीं, आप ध्यान दे रहे हो ना? 5 मैंने लिखा नहीं क्योंकि यहाँ पर बोला था कि 5 टाइम्स, 5 ईयर नहीं बोला था. तो और बोला था पर्सन वांट्स टू विथड्रॉ 500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. पॉइंट टू बी नोटेड. बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर.
तो मतलब आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही 500 उठा रहे हो, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, एट द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में 500 विथड्रॉ कर रहे हो, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में 500, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 500 एंड ऑल्सो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में 500। आपका 5 टाइम्स कंप्लीट हो चुका, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। अगर ईयर वाइज देखा जाए तो 4 ईयर है, लेकिन अगर टाइम्स वाइज देखा जाए तो आपने 5 बार पैसा अपना विथड्रॉल कर लिया। इंटरेस्ट अमाउंट इज 10% जैसा था, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो इंटरेस्ट अमाउंट 10%, एकदम सेम टू सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ध्यान से देखो, पहला बात, जैसे ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आप 500 ले रहे हो ना, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आप फर्स्ट 100 ले रहे हो, तो ये वाला 500 तो फिर भी 1 ईयर देखा जा रहा है, मतलब फर्स्ट 1 ईयर के एंड, 1 ईयर का स्टार्टिंग वाला 500 जो है ये फिर भी आपका 1 साल मार्केट में चल रहा है, लेकिन ये वाला 500 आपका मार्केट में एकदम स्पेंड नहीं हुआ, ठीक है, मार्केट में इसका खेल खेला ही नहीं। सेकेंड ईयर में ये भी मार्केट में खेला है, ये भी मार्केट में खेला है, ये भी मार्केट में खेला है, तो जो मार्केट में जो फ्लोट नहीं होगा उसमें इंटरेस्ट तो नहीं मिलना चाहिए। तो एक चीज तो एकदम गांठ बांध लो, ये जो है ना ये रेगुलर एन्युटी है, क्योंकि ये मार्केट में अपना जो इन्वेस्टमेंट टाइम है उसको ये पास करा रहा है। इन्वेस्टमेंट टाइम पास होना जरूरी है ना, नहीं तो क्यों आपको कोई इंटरेस्ट देगा, बैंक आपको थोड़ी ना इंटरेस्ट देगा अगर उसके पास आपका पैसा पड़ा नहीं रहेगा तो। जब तक वो अपना मनी को लेके मार्केट में फ्लोट नहीं करेगा, मार्केट में उसको यूज नहीं करेगा, वो आपको इंटरेस्ट थोड़ी ना देगा। तो रेगुलर एन्युटी क्या हो गया, 5 माइनस 1 है ना, 5 टाइम्स है टोटल, लेकिन 5 माइनस 1 हो गया, तो रेगुलर एन्युटी इज 4 टाइम्स, रेगुलर एन्युटी इज 4 टाइम्स। जो यहाँ पर आपने 5 बार उठा, लेकिन आपका रेगुलर में क्या है 4 है, तो आपका आंसर कुछ ऐसा इस ढंग का हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 500 इंटू PVAF, ब्रैकेट में कर दो 10% इंटरेस्ट है इसका, 10% कॉमा 4, मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करना है इसका, तो करके बताओ कितना होता है 500 इंटू इसका PVAF कैलकुलेट करके बताओ 10% कॉमा 4 का 1584.93। तो आंसर बोल रहा है इसका 1584.93, तो इसका कैलकुलेटिव आंसर है। मैं PVA पूछा 3.1699। 3.1699 क्या सबका आया ये वाला 3.1699 आया सर। हाँ सर। ओके, अगर किसी का नहीं आएगा तो बोलना कि सर मेरा नहीं आया, अगर बाई चांस मुंह में बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि किसी किसी का कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम होता है, मेरा आवाज जाता है, उनका आवाज मेरे तक नहीं पहुंचता, जैसे कि टिंकी का आज हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि सर कैसे हुआ, अगर क्लियर है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा दिया कैसे कैलकुलेट करना है, जीटी वाला कैलकुलेटर में कैसे और नॉन जीटी वाला कैलकुलेटर में कैसे, दोनों मैंने बता दिया। तो 1584.93 कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लेकिन क्या यही आपका आंसर है सर? नहीं, दिस शुड नॉट योर आंसर, इसको आप अपना आंसर मत समझना। क्यों? क्योंकि ये वाला 500 को आपने भूल गया, तो दिस 500 को क्या करना चाहिए आपको ना ये वाला 500 को बस इसके साथ ऐड कर देना चाहिए, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू हो जाएगा 500 प्लस 1584.93 इक्वल्स टू 2084.93, ये हो जाएगा आपका आंसर। सर ये 500 क्यों ऐड करना पड़ा? बिकॉज आपको जब बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो आपको आपका एन्युटी अमाउंट वापस करेगा, आपका अमाउंट तो आपको देगा, लेकिन ये वाला 500 तो आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में उठा ले रहे हो ना, समझना पॉइंट को। ये वाला जो 500 है ये तो आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आप ले रहे हो, जो मार्केट में आप बेसिकली रहने नहीं दे रहे हो,
मार्केट में पैसा, आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट मतलब किया नहीं और पैसा उठा लिया, आपको रिटर्न थोड़ी ना मिलेगा। रिटर्न मिलने के लिए उसको मार्केट में फ्लोट करने का जरूरत है, उसको मार्केट में अपना जो उसका इन्वेस्टमेंट पर्पस है उसको होना जरूरी है, तभी ना आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपने अमाउंट जमा किया और 500 स्टार्टिंग में ही ले लिया, तो ये वाला 500 आपको बैंक ऑब्वियसली ऐड करके जरूर देगा, लेकिन इसमें आपको जो एन्युटी इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो बाकी पार्ट ऑफ एन्युटी है उसमें आपका रेगुलर एन्युटी कैलकुलेशन हुआ, आपका इंटरेस्ट भी मिला प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के हिसाब से। लेकिन जब लास्ट में आपका एन्युटी ड्यू का आंसर होगा, मतलब आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है, या फिर कितना अमाउंट आपको जमा करना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, ए पर्सन वांट्स टू विथड्रॉ 500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 5 टाइम्स स्टार्टिंग टुडे। क्वेश्चन को थोड़ा कंप्लीट कर लो ना, मैंने क्वेश्चन को आधा अधूरा छोड़ दिया, मैंने सोचा आप लोग समझ गए होंगे। व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड टुडे, यह क्वेश्चन, आज आपको कितना अमाउंट जमा करना चाहिए। तो बेसिकली आज अगर आप 2084, इफ यू इन्वेस्ट 2084 टुडे, आज अगर जमा करते हो एन्युटी ड्यू कॉन्सेप्ट में, ये क्या कॉन्सेप्ट है, एन्युटी ड्यू कॉन्सेप्ट। एन्युटी ड्यू कॉन्सेप्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप स्टार्टिंग में ही अपना पहला इंस्टॉलमेंट उठा लेते हो, पहला इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में उठा लेते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तब इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा, बाकी अमाउंट में रेगुलर एन्युटी वाला कैलकुलेशन होगा, लेकिन एंड में जाके ये 500 को आपको ऐड कर देना चाहिए। That this annuity due concept is clear to all of you or not? Yes, sir. Yes, sir. एक होमवर्क sir. लिख लो प्लीज, एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क पे। मैं इसको रब करूं? हाँ सर। ओके, সৈকত ক্লিয়ার হয়েছে অ্যানুইটি ডিউ? হ্যাঁ স্যার। थैंक यू। होमवर्क कर लेना इसको, क्वेश्चन लिख लो। हियर we are withdrawing rupees 200 withdrawing rupees 200 for 14 times, for 14 times at the beginning of every 6 months, beginning of every 6 months, starting today, rate 16% per annum, compounded semi annually. Okay, this is the question. होमवर्क है, don't solve now, होमवर्क है, घर पे प्रैक्टिस करना। ओके नहीं तो बाद में क्या होगा ना, घर में करने के लिए आप बोलो कि सर कुछ नहीं है और फिर भूल जाओगे, ठीक है। प्लीज सॉल्व इट इन योर होम, डोंट डू इट नाउ। अभी दूसरा कोई कॉन्सेप्ट में जाएंगे। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट में मूव ऑन करूंगा। अगर आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया है क्वेश्चन तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट में मैं मूव ऑन करूंगा। हाँ सर। ओके, मैं इरेज करता हूं, फिर किसी ने नहीं किया तो प्लीज मेक ए स्क्रीनशॉट। ओके सर, हेडिंग करो, प्लीज मेक ए हेडिंग, हायर लेवल डिस्कशन। स्टार्टिंग में बोल दे रहा हूं, डिस्कशन लेवल हायर होगा तो एकदम कंसंट्रेशन बना के रखना। जैसे वो
जब हम लोग फ्लाइट में चढ़ते हैं तो एयर होस्टेस लोग आगे कितना सारा कुछ बोलते हैं ना, कि ऐसे करके बेल्ट बांध लीजिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हाँ वगैरह वगैरह डिटेल्स में बताते हैं। तो ऐसे मैं भी पहले बता दे रहा हूँ, हायर लेवल डिस्कशन है। प्लेन हाईजैक हो सकता है, प्लेन हाईजैक हो सकता है, प्लेन आसमान में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट कब बांधना चाहिए, कब पैरासूट लेके उड़ना चाहिए, सब मैं बता दे रहा हूँ। हायर लेवल डिस्कशन। ओके सर, करो क्या हायर लेवल करना चाहते हो, हम लोग भी रेडी हैं। ओके सर, लिखो एन्युटी किसी के सामने झुकेगा नहीं। सर ये क्या लिखा रहे हो? सर एजुकेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, आप अपने हिसाब से लिख लो। एन्युटी किसी के सामने झुकेगा नहीं, एन्युटी किसी के सामने, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, आई विल ट्राई। सर और मेरा हिंदी। तुम्हारा हिंदी बहुत अच्छा है। एन्युटी किसी के सामने झुकेगा नहीं, जो भी हो लिख लिया आप लोगों ने, यही काफ़ी है। मैंने थोड़ा हिंदी ट्राई कर रहा था, एक्चुअली मेरा हिंदी रेगुलर पेपर नहीं था, बट यस आई कैन रीड राइट, बट राइटिंग थोड़ा टाइम लगता है, रेगुलर हैबिट नहीं है। लिख लिए सर, एन्युटी किसी के सामने झुकेगा नहीं। सर ये क्या बात करते हो, मैं क्यों इतना बार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना क्यों जोर दे रहा हूँ जानते हो? किसी भी बात करने से पहले 10 बार समझना कि क्यों सर बार बार चिल्ला रहे हैं, कुछ तो बात होगा। तो क्या बात है देखो, सोइकॉथ, बी कॉशस, ओके। ध्यान से देखना, अगर एक भी बात गलत सुनेगा तो क्वेश्चन गलत करके आएगा, वेरी वाइटल है पॉइंट। इफ 200 is if 200 is every month, if 200 is every 6 months, मतलब 200 every 6 months का मतलब विदड्रॉल या फिर डिपॉजिट कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, विदड्रॉल भी हो सकते हैं। तो जस्ट assume that if 200 is every 6 month, you cannot start assuming as 400 every year or 100 every क्वार्टर। पॉइंट समझ रहे हो? अगर सम्स में ऐसा कुछ गिवन है, एन्युटी किसी के सामने झुकेगा नहीं का मतलब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, पर आप एक पॉइंट मेरा सुनना। इफ 200 इज एवरी 6 मंथ्स, अगर ऐसा क्वेश्चन में गिवन है इन केस ऑफ एन्युटी, अब ऐसा अजम्पशन मत लगाना कि 400 एवरी ईयर का होगा। नॉर्मली 6 मंथ्स में 200 इक्वल्स टू 6 मंथ्स में 200, मतलब हम लोग थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा ही लेते हैं। 6 मंथ्स में 200 मतलब 1 ईयर में 400। और ऐसा भी सोच सकते हैं कि पर क्वार्टर 100, 4 क्वार्टर है ना, तो 4 क्वार्टर इक्वल्स टू पर क्वार्टर में 100 करके, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है देखो, डोंट assume, you cannot start assuming, you have to use, you have to use I, you have to use I में ही खेल है सर, इसलिए I को स्पेशल करके लिखा मैंने। इन दिस सम
as interest rate for every 6 month. You have to use I in the sum as interest rate for every 6 months. अगर 200 is every 6 months बोला है तो इंटरेस्ट को भी 6 months में ही कैलकुलेट करना चाहिए, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, मतलब आप इसको हिला नहीं सकते. चलो सर कुछ केस लिखो क्लैरिटी के लिए. केस 1, interest rate is 16% per annum compounded semi annually. क्या करोगे? इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली करने के टाइम पे क्या करते हो? इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करते हो? प्लीज टेल मी. इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, इफेक्टिव रेट कैसे डालते हो? हेलो 2 से डिवाइड करके. थैंक यू. 16/2 है ना, 8%. बड़ा इजी था सर, कहाँ हायर लेवल डिस्कशन हुआ. केस 2, केस 2 लिखो. इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम, सेम ही है, पर एनम compounded annually. इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम compounded annually. क्या करोगे? क्या करना चाहिए, कोई बता सकते हो? इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कैसे इफेक्टिव रेट निकालेंगे? कोई ट्राई करना चाहते हो क्या? डायरेक्ट 16% लगा देंगे क्या? नहीं. देखो सर, डायरेक्ट 16% नहीं लगा सकते ना. 200 इज फॉर एवरी 6 मंथ बोला ना, 200 फॉर एवरी 6 मंथ बोला, 6 महीने का खेल है. तो यहाँ पर यू हैव टू यूज आई इन द सम एज इंटरेस्ट रेट फॉर एवरी 6 मंथ. आपको हर 6 महीने का कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला 200 फॉर एवरी 6 मंथ्स है, तो आप उसको पूरा एनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो इसको एनुअली कैलकुलेट जब करना है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एन्युटी किसी के सामने झुकेगा नहीं, तो आपका हिसाब कुछ ऐसा होगा. 16% का मतलब क्या है? 1.16 बोल सकते हैं 16% को. कैन आई यूज 16% एज 1.16? 16% मतलब Yes. क्या? 16/100 equals to 0.16 plus 1. तो you can say 1.16 होल टू द पावर हाफ, 6 महीने के लिए ना, होल टू द पावर हाफ -1 इसलिए क्योंकि रेट इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल को लेस कर दिए. बताओ कितना होता है, कैलकुलेट करके बताओ अमाउंट क्या होता है. Sir, 0.077. सर प्लीज 03. मेक मल्टीप्लाई विथ 100. जो आया उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तब ना इंटरेस्ट पता चलेगा. 7.7%. ऐसा 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 रॉन्ग कॉन्सेप्ट कर
करके मत आना एग्जाम में। पॉइंट में कैलकुलेट किया और उसमें इंटरेस्ट को नहीं जोड़ा तो फिर परसेंट कैसे आएगा? वेरी गुड सोइकत, 7.7%। समझ में आया? अगर 200 एवरी 6 मंथ्स में देता है और इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये भी 6 महीने का था, ये भी 6 महीने का हो गया था, आप आराम से 16/2 कर सकते हो। बट जब इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम है बट कंपाउंडेड एनुअली है, बट 6 मंथ्स में आपका 200 मिलता है, तब क्या उसको एनुअली इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? कभी नहीं ना। तो इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए आपका इफेक्टिव? 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तब क्या हो जाएगा? 1.16 होल टू द पावर हाफ माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन आधा साल के लिए होना चाहिए, मतलब 6 मंथ के बेसिस में होना चाहिए। तब आपका इफेक्टिव रेट हो जाएगा 7.7 फॉर द एनुअल लेवल, क्योंकि एनुइटी अपने आप को किसी के सामने झुकाएगा नहीं। ठीक है, वो अपना 16% का जो बेस है ना, उसी बेस में रहेगा, वो अपना बेस से हटेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं एनुइटी किसी के सामने झुकेगा नहीं। दूसरा पॉइंट सॉल्व करो और क्लैरिटी आएगा। केस 3 लिखो। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, बाकी सम्स करने से और क्लियर हो जाएगा। केस 3, इंटरेस्ट रेट इज 16% per annum compounded quarterly, क्या करना चाहिए? 16% पर annum है, compounded quarterly है, इफेक्टिव रेट क्या करेंगे? 16% divided by 4. 16% डिवाइडेड बाई 4। वेरी गुड, क्या ही होगा? 4% फॉर ए क्वार्टर है, 4% क्वार्टर के लिए है, लेकिन ये इफेक्टिव रेट नहीं हुआ। एक क्वार्टर में 4% चलेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर एक क्वार्टर तो आ जाता है। एक क्वार्टर के अंदर, एक 6 मंथ्स के अंदर 2 क्वार्टर आ जाता है ना? एक 6 मंथ्स का आपका टोटल 206 मंथ्स का है ना, तो 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर आ जाता है। तो आपका इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा? 4% को झुकाओ अभी, मतलब 4% को थोड़ा सा झुकाना नहीं एक्चुअली, 4% को आप इसको ये करो, सिंप्लीफाइड करो, 4/100 प्लस 1, मतलब आ जाएगा 1.04, है ना? 1.04 होल टू द पावर 2 माइनस 1। तो आपका इफेक्टिव हो जाएगा, देखो कितना होता है। कितना होता है बोलो? 8.16% होगा फॉर 6 मंथ्स। सर हुआ? हाँ सर। है सर। देखो कैलकुलेशन तो समझ में आ रहा है, लेकिन आई थिंक तुम लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा चिंता हो रहा है ना सर, क्या हो रहा है, या फिर समझ में आ रहा है? ओके, देखो कुछ पॉइंट सुन लो एक बार। देखो मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ध्यान से। क्या है? एन्युइटी किसी के सामने झुकेगा नहीं। क्या 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 खेल खेल रहा है एन्युइटी? इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम है। अच्छा, आपका सबसे स्टार्टिंग केस क्या है कि आप 6 महीने की कैलकुलेशन कर रहे हो 200 का, 200 इज एवरी 6 मंथ्स। आप ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते कि अगर 200 6 महीने के लिए है तो 400 पूरा साल के लिए होगा, या फिर 100 एवरी क्वार्टर होगा। ऐसा एजम्पशन नहीं लगा सकते, क्योंकि एन्युइटी किसी के सामने झुकता नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम है और कंपाउंडिंग भी सेमी एनुअली हो रहा है, नो प्रॉब्लम, आप 16/2 करो। आपका इफेक्टिव रेट फॉर दिस 6 मंथ्स, आपका इफेक्टिव रेट फॉर दिस 6 मंथ्स 8% हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस 1 में एनी प्रॉब्लम? क्या केस 1 में कोई लॉजिकल डाउट है?
No, sir. केस 1 इज वेरी इजी बिकॉज एकदम डायरेक्ट मैचअप हो रहा है, लेकिन जब हम केस 2 और केस 3 देखेंगे तो हमें थोड़ा चिंता हो रहा है। मैं आपको केस 2 में 2 मिनट बाद आता हूँ, उससे पहले मैं आपको केस 3 बताता हूँ। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट रेट इज 16% पर एनम कॉम्पाउंडेड क्वार्टरली। जैसे ही क्वार्टरली हुआ, आपने क्या किया, 16/4 किए, तो आपका इफेक्टिव पर क्वार्टर का रेट आ गया 4% फॉर ए क्वार्टर। एक क्वार्टर में 4% आ जाता है। तो आप एक चीज मुझे बताओ, मैं इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्वार्टर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट करने का सिस्टम है दैट इज 6 मंथ्स का है। जो 200 का मुझे इन्वेस्टमेंट है मेरा, वो 6 मंथ्स का है ना। तो 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर इंक्लूडेड है। अगर एक एरिया 6 मंथ्स का होता है, अगर दिस इज अ होल 6 मंथ्स, तो इसमें हम 2 क्वार्टर बना सकते हैं ना। 3 मंथ का एक क्वार्टर, 3 मंथ का और एक क्वार्टर, है ना, बना सकते हैं। तो 6 मंथ्स के अंदर 2 क्वार्टर इंक्लूडेड है, फर्स्ट क्वार्टर और यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर। तो अब एक चीज ख्याल रखो कि इफेक्टिव रेट में जितना बार कंपाउंडिंग होगा, वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखना चाहिए। तो आपका 6 मंथ्स के इफेक्ट में 4% करके जब आप रेट को दे रहे हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसको आप बाइफरकेट कर सकते हो, 6 महीने में 2 क्वार्टर आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको इफेक्टिव कर सकते हो, क्योंकि आपका जो अमाउंट है क्वार्टर वाइज अगर देखा जाए, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है ना, तो क्वार्टर वाइज देखा जाए तो 4% करके हो रहा है, तो आपका कंपाउंडिंग होकर इफेक्टिव रेट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। और इफेक्टिव रेट कैलकुलेशन हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर चुका था टाइम वैल्यू मनी का फर्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर देखो, जहां पर आपको नॉर्मली 16 का 8 मिल रहा था, यहाँ पर आपका ज्यादा मिल रहा है 0.16%। और ये 0.16% ज्यादा मिलना एकदम लॉजिकल है कि नहीं है? क्वार्टर बेसिस में 0.16% ज्यादा मिलना लॉजिकल है कि नहीं है? है। एकदम लॉजिकल है। लेकिन सर, आप मुझे एक चीज बताओ, जब हम लोग केस 2 देख रहे थे, केस 2 में इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम है, लेकिन कंपाउंडिंग तो एनुअली हो रहा था। अगर 16% इंटरेस्ट रेट है, लेकिन 6 मंथ्स में पेमेंट होगा और कंपाउंडिंग एनुअली होगा, तो उसका इफेक्टिव रेट कम हो जाएगा, क्योंकि उसका कंपाउंडिंग 6 महीने में होने की जगह 1 साल में होगा। जहां इंटरेस्ट रेट सारा साल भर का 16% है, लेकिन उसका 6 महीने में उतना कंपाउंडिंग हो ही नहीं रहा है। इसीलिए देखो, 1.16 का 6 महीना करके हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया, तो इसका इफेक्टिव रेट कम होकर 7.7% हो गया, क्योंकि नॉर्मल केस 6 महीने का है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन एनुअल का हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली वो एनुअली कंपाउंड होने के कारण उसमें जो एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग आ रहा था, वो कंपाउंडिंग पार्ट नहीं हो रहा है, उल्टा नीचे जा रहा है, क्योंकि 7.7% से वो नीचे जा रहा है। मतलब 6 महीने में उसको जहां 8% मिलना चाहिए था, वो तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट तब कैलकुलेट कंपाउंडिंग हो ही नहीं रहा है ना। तभी ना तभी ना हाफ ईयरली बेसिस में 8% मिल रहा है, तभी ना क्वार्टरली में 8.16 मिल रहा है, और तभी ना क्वार्टरली बेसिस में अगर एनुअल में जाओ तो कम जाएगा, अगर आप मंथली करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? प्लीज बताओ। हाँ सर। ये सिंपल लॉजिक है। एक सम सॉल्व करो मेरे साथ, एक सम सॉल्व करो, बाकी होमवर्क देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो होमवर्क ही ले लो, घर पे ट्राई करना। अच्छा ठीक है, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, एक बार लिख लिए ना आप लोग? क्वेश्चन लिखो, होमवर्क नहीं है, अभी करना है मेरे पास। पहले क्वेश्चन लिख लो। A bank pays an interest rate of 18% per annum compounded monthly. What amount needs to be
deposited today to withdraw के बाद केस 1 20,000 at the end of every month for 3 years. Case 2 50,000 at the end of every quarter for 5 years. Case 3 1 lakh at the end of every 6 months for 10 years. And case 4 80,000 at the end of every 2 years for 24 years. क्वेश्चन लिख लिए? हाँ सर। सबका हो गया क्वेश्चन लिखना? हो गया ना सबका क्वेश्चन? ओके, बस एक बार केस 1 देख लो, बाकी होमवर्क है। केस 1 एक बार देख लो फटाफट। केस 1 क्या करना चाहिए? बोलते हैं बैंक पेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम compounded monthly. What amount needs to be deposited today to withdraw 20,000 at the end of every month for 3 years. देख के एक चीज तो समझ में आ रहा है ना सर कि एन्युइटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट का खेल है। एन्युइटी किसी के सामने झुकता नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आप प्रोफॉर्मा बना लो। आंसर का प्रोफॉर्मा क्या होना चाहिए? प्रोफॉर्मा कुछ ऐसा होना चाहिए 0 1 2 अप टू 36। तो 36 क्यों किया? 3 साल है ना, 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स में कितने बार 12 महीना आएगा? मंथली है ना, कॉम्पाउंडेड मंथली बोला है, तो 3 साल में कितना मंथ होगा? 36 मंथ होगा। एकदम फटाफट समझ लेना, अभी तो आप लोगों को आदत हो गया होगा। तो 3 इंटू 12 करके मुझे 36 मंथ मिल गया। अच्छा, मुझे कितना करके चाहिए? 20,000 करके चाहिए। A bank pays an interest rate of 18% per annum compounded monthly. What amount needs to be deposited today to withdraw 20,000? Question case 1 क्या है? 20,000 at the end of every month. 20,000 at the end of every month. मतलब 20K यहाँ पर, 20K यहाँ पर, इस तरह से अप टू 36 मंथ तक हमें 20K चाहिए। We need 20K अप टू 26 मंथ तक, ठीक है? 26 मंथ तक हमें क्या चाहिए? 20K चाहिए। तो हाउ टू सॉल्व दिस? लिटिल बिट ट्रिकी है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, लिटिल बिट। अगर आप लोगों ने माइंड मैप बना लिए तो अब बस आपको क्या करना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए। जो 20,000 का जो वैल्यू था उसका आज का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। क्या करोगे? PBAF 1.5% कॉमा 36। सर ये तो बता दो 1.5 कहाँ से लाए? सर वो वाला जो ग्राफ था उसमें इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था?
इंटरेस्ट होना चाहिए था 18/12, है ना, पूरा साल में, पूरा एनुअल इंटरेस्ट है, नो प्रॉब्लम इज देयर। इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम और कंपाउंडेड मंथली, एक साल में 12 महीना तो आ ही जाता है, तो हम आराम से 18/12 कर सकते हैं। और 18/12 करके कितना हो जाएगा, 1.5% हो जाएगा। तो 1.5% को 36 के हिसाब से हम लोग पीवीएफ निकालेंगे। तो आप लोग पीवीएफ को 1.5 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तो आपका अच्छा पीवीएफ हो जाएगा आपका 27.6606। अगर किसी का आया तो हाँ बोलना। देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 20,000 इंटू 27.6606 इक्वल्स टू 55,3213। दिस शुड बी द आंसर। समझ में आया सर ये वाला? ये वाला समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, केस 1 इजी था। केस 2, केस 3, केस 4 प्लीज बहुत ध्यान से घर में करना। मैं नेक्स्ट दिन देखूंगा, मैं नेक्स्ट दिन चेक करूंगा। और एक होमवर्क भी मैंने ऑलरेडी दे के रखा। आई होप आप लोगों ने लिख भी लिया। मैं एक बार आपके सामने आता हूँ, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो।